आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की कहानी अंतिम बिंदु। हरसुखलाल की गाड़ी धूल उड़ाती निकल गई। नंदू की माँ कमरे में लौट आई। खाने की जूठन मेज पर पड़ी थी। खाया कहाँ उन लोगों ने, सब ज्यों का त्यों धरा है। कल से इसी की तैयारी में जुटी थी। बेटी वाले आ रहे हैं। कोई ऐसे वैसे तो नहीं है हरसुखलाल। शहर के नामी ठेकेदार हैं। लाखों का लेन देन है। पर अपना नंदू क्या कम है, मजिस्ट्रेट बन गया है। अखबार में नाम क्या निकला, लड़की वालों का ताता बन गया। उनका मन फूला नहीं समाता। लेकिन अभी बात जब लगभग पक्की हो गई तो वह क्यों अस्थिर सी हो उठी है। उनके जाने के बाद भी उनकी गहरी प्रतीक्षाया मंडराती रही। एक अव्यक्त आवाज साए साए करती रही। कोई बात दिमाग में इस तरह अटकती रही कि ना तो उसे शब्दों में सोच पा रही है और ना उसे छुटकारा मिल रहा है। क्या होने जा रहा है? क्यों इस तरह अकेला महसूस कर रही है, जैसे नंदू के बाबू के गुजरने के बाद। अनाड़ी दुर्बलता के परिमंडल में मन चक्कर काटता रहा। इस नामहीन गूंगी अनुभूति को निगल जाने की कोशिश में असफल होती जा रही है। कोई कीड़ा लग गया है जो आनंद को चूसता जा रहा है। बेटी वाले के सामने कितना प्रसन्न दिखना चाह रही थी, पर अंदर सूखा सूखा था। कहीं से खुशी नहीं फूट रही थी। कल ही से मन दो टुकड़ों में बंध गया था। लगा हरसुखलाल का व्यक्तित्व फैलता जा रहा है और वह सिकुड़ती जा रही है। उनकी उपस्थिति में हमेशा एक घबराहट होती है। कहीं उनसे डरती तो नहीं। शादी में संबंधित कितनी बातें पूछनी थीं, पर उनके भाल और कनपटियों से बहते अधैर्य को देखकर मन के सारे प्रश्न पत्थर से पड़े रहे। उनके स्वर में आज एक उपेक्षा भाव था और आंखों में उनके कुछ न होने का बोध। उन्होंने माथे पर चुहचुहाते पसीने को अपनी सलवट पड़ी हुई साड़ी से पोंछ लिया। उनके सामने अपनी साड़ी मुसी हुई, चूड़ियां घिसी हुई और हाथ पांव खुरदुरे लग रहे थे। भीतर के इस कोलाहल से वह बेचैन हो उठी। बहुत सारे काम पड़े थे, लेकिन शरीर की सारी नसें खींच गई थी और हर कदम के साथ ताकत चुभती जा रही थी। अचानक चक्कर सा आया और पैर लड़खड़ा गए। वह घुटनों का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। कहीं कोई उत्फुल्लता नहीं। मन को कई बार धैर्य बंधाया। नंदू के जीवन साथी का चुनाव भावुकता में बहकर नहीं, खूब सोच समझकर करना है। लेकिन अपने मन को नहीं समझा सकी। चेहरे पर एक उदास निमग्नता घिर आई। नंदू कहीं जा रहा था। मां पर नजर पड़ी। मां, तबीयत तो ठीक है? उस स्वर में उष्णता और आर्द्रता दोनों थीं। हाँ बेटे, बिल्कुल स्वस्थ हूं, बस जरा थक गई। इतना काम क्यों करती हो? आराम करो। वह धीरे से मुस्कुरा दी। योग्य आज्ञाकारी पुत्र होने का गर्व उनके चेहरे पर खिल गया। इधर नंदू का लंबा शरीर भर गया है और वह पहले से ज्यादा आकर्षक दिखाई देने लगा है। पिछला सब कुछ धुंधला सा उभर कर उन्हें कुरेदने लगा। वे दिन दो स्वप्न की तरह बीत गए, इतिहास बन गए। याद पड़ने पर धूल का बवंडर आंखों के आगे ठहर गया। नंदू के बाबू के आंख मूंदते वह कितनी असहाय हो गई थी। 3 लड़कियां और नन्हा नंदू। अपमान, उपेक्षा, तकलीफ, बरसात की अंधेरी रात, जेठ की चिलचिलाती धूप और कंगाली। बंधक रखा एक एक गहना महाजन की बही में बली होता रहा। एक ही आशा में दीर्घ जीवन का एक एक क्षण अर्पित होता चला गया। एक निराकार सी प्रतीक्षा में जिंदगी खर्च होती चली गई। नंदू पढ़ने में तेज और होनहार था। एक दिन उनकी तपस्या सफल हुई। बेटे ने एक असंभाव्य को यथार्थ रूप दे दिया। वह मजिस्ट्रेट बन गया। खबर सुनते ही वह एक अलौकिक सुख में आकंठ डूब गई। तभी से चेहरे पर स्थायी रूप से एक गर्वीली मुस्कान टक गई। आखिर व्यक्तिगत युद्ध क्षेत्र में उनकी जबरदस्त विजय हुई थी। इतना सुख उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। एक दिन दोपहर बाद वह आंगन में सूखते कपड़े उठाने जा रही थी। नंदू से मंझली बेटी मालती कह रही थी, तुम नहीं कहोगे तो मैं कह दूं मां से। मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम पुष्पा को इतना चाहते हो तो। पुष्पा के नाम से एक यौवन दीप्त रूप उनके सामने आ गया,
जिसके सुघड़ सलोने चेहरे पर सदा एक सौम्य पवित्रता रहती है। पहले उनके मन में विचार उठा था कि नंदू के लिए यह लड़की, इधर ऐसा ही भाव पुष्पा के माँ बाप की आंखों में भी देखा था, जिसे वह जानबूझकर अनदेखा कर गई थी। तब तक नंदू की भीगी भराई आवाज सुनाई पड़ी। नहीं मालती, मैं कुछ नहीं कहूंगा। माँ ने इतना कष्ट सहकर पढ़ाया है, अब वह जैसा चाहे करे। उनके कितने स्वप्न और मंसूबे मेरी शादी पर टिके हैं। वो अपने श्रवण कुमार पर मुग्ध हो गईं। उन स्वरों के पिघलाव की आस से वह भी पिघलने लगी, लेकिन अपना जी कड़ा किया और मन ही मन में कहा कि जैसा हम चाहते हैं जीवन बिल्कुल वैसा नहीं चलता, उसे परिस्थितियों के अनुरूप ढालना पड़ता है। वह एक टूटी औरत है जिसे किसी संबंधी से जुड़कर अपनी सार्थकता सिद्ध करनी है। उसे एक सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक सुरक्षा की तलाश है जो हरसुखलाल से रिश्ता होने पर पूरी होती नजर आ रही है। बहुत देर तक उनके अंदर दो आदमियों जैसा वार्तालाप चलता रहा। उन्होंने अपने को समझाया, इस उम्र का प्यार प्यार नहीं होता, महज पागलपन होता है। जैसे ही दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। वह जिंदगी की भट्टी में तपी हैं, पीड़ा के प्रबल प्रवाह में बहने के बाद ही आज इस ठोस धरती पर खड़ी होकर अपने कुंठित अहंग को तुष्ट कर पा रही हैं। नंदू अपने कमरे से निकला तो कुछ कहते कहते रुक गया, किंतु उसके चेहरे का भाव उनकी अनुभवी आंखों ने पढ़ लिया। ऐसा लगा कोई बरसों वर्षा का इंतजार करे, काले घने बादल आए भी पर बिना बरसे निकल जाएं। बेटे के लिए मन में ढेर सारी ममता उमड़ आई। फिर अपने को साधा, अभी उम्र ही कितनी है, इसे क्या मालूम जीवन संघर्ष किसे कहते हैं। अधगड़ मन, अधूरा स्वभाव, अपरिपक्व समझ। इस घर में तो जहां हाथ लगाओ कुछ न कुछ टूट पड़ने या ढह जाने की संभावना है। इसीलिए तो हरसुखलाल के यहाँ उनकी शातिर आंखों की रूखी लापरवाही से कनपट्टियों पर दबाव पड़ने लगा है। कहीं उस चतुर ने उनकी लालच भरी जिज्ञासा को भांप तो नहीं लिया। दिमाग में ये बातें आते ही भीतर किसी नन्ही सी चीज ने दम तोड़ दिया। मुक्त मन से अपने को खोल देने की प्रवृत्ति ने मन में खट्टा छोप भर दिया। लड़की का छोटा भाई जो 14-15 साल का होगा, घर देखकर कैसे नाक भौं सिकोड़ रहा था। हरसुखलाल सारे घर का मुआयना कर रहे थे। उनके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देखकर लगा कि उनकी 5वीं बेटी इस जर्जर घर में कैसे रहेगी। यही सोच रहे हैं। अपनी छत की ऊंचाई पर खड़े होकर दूसरों के आंगन में झांकने की अभद्रता। अब आपको रुपयों की चिंता करने की जरूरत नहीं। एहसानों तले दब गईं। समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति में कैसे बात की जाए। आवाज मानो अंदर कैद हो गई थी। पहले पहल आए थे तो कैसे दीन भाव से मीठा मीठा बोल रहे थे। उनके और उनके बेटे की तारीफ में प्रशंसा का पुल आर पार तान दिए थे। सुन सुनकर वह अंदर ही अंदर एक आह्लाद में तैरने लगी। यह आदमी विवाह का आश्वासन पाते ही धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगा। संबंध, स्नेह, सम्मान की झूठी झलक दिखाकर अब हम पर दया कर रहे हैं। उद्विग्नता में वह कुछ सोच समझ पाने में असमर्थ हो गई। कुछ भी साफ नहीं था, सब स्थगित सा रुका पड़ा था। वह घुटन किस दिशा में प्रकाश पाकर मुक्त होगी। आत्म तसल्ली के रूप में अपने आप को कुछ भी नहीं दे पा रही थी। हरसुखलाल की कोई हरकत अब स्वाभाविक नहीं लग रही थी। उनकी मानसिक उथल पुथल, शंका, अनिश्चय, अनिर्णय की सैकड़ों आवाजें गूंजती रही। कहीं बेटे से ही वंचित कर दिया तो? कितनी कतर ब्योंत कर गृहस्थी चलाई है, पैसे वाले बाप की बेटी इसका मजाक बनाए तो? बेटियों का मान सम्मान ना करे तो? अदब लिहाज ना करे तो? वह भयभीत सी इस दो के आगे नहीं सोच पाती, किंतु वे सहमे हुए प्रश्न बीच में ही टंगे रहे। वह अपने राम जी को सुमेरने लगी। कहने के लिए व्यक्ति एक होता है, पर वह हर क्षण, हर अवस्था में बदलता रहता है। चलते चलते जिंदगी किस कोने से किन गलियों में मुड़ जाती है, पता नहीं चलता। मन के किसी कोने में अहं का अंतिम बिंदु था, जो जल रहा था, किसी तरह बुझना नहीं चाहता था। उनके शब्द हथौड़ियों की तरह लग रहे थे। अब आपको रुपयों की चिंता?
सात्विक आक्रोश में हुंकारी, मुझे किसी का दयावेश नहीं चाहिए। किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रही है? हरसुखलाल आज बड़े आदमी बने फिर रहे हैं। कल तक तो सड़कों पर मारे मारे फिरते थे। दुनिया भर के जालसाजियों, दंद फंद से लिप्त बेईमान, हृदयहीन, इनकी धूर्तता और फरेब को कौन नहीं जानता। पर डर के मारे बोले कौन? क्या जमाना आ गया है। हिंसक सुधारक बने हैं। स्वार्थ और लोभ ने उनके विचार को पंगु बना दिया था। बुद्धि कुंद हो गई थी। उनका अंतर उनके बाहरी स्वरूप को लताड़ने लगा। नए सिरे से अफसोस होने लगा। लेकिन अब तक वे काफी संभल चुकी थीं, रूपांतरित हो चुकी थीं। मैं भटक गई थी। गहरा सांस लेकर स्वयं को उत्तर दिया, हारा हुआ आदमी भटक ही जाता है। पर पछतावा कैसा? अभी हुआ ही क्या है? सगाई की तारीख तय करने की उन्हें फुर्सत कहाँ है? मैं तो कल ही खबर भिजवा दूंगी। भाई हमें माफ करो। पुष्पा का वर्षों से जाना पहचाना सलोना चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसके लिए एक अनकहा प्यार मन की किसी दरार से सोते की तरह फूटकर बह निकला। नंदू पुष्पा की राम सीता सी जोड़ी वह निर्णयहीनता के दौरे से निकल चुकी थी। उनकी नसें ढीली पड़ने लगीं। सोचा, व्यर्थ इतना परेशान हुए। लेकिन व्यर्थ ही कोई परेशान नहीं होता। इन स्थितियों की यात्रा के इस निर्णय तक पहुंचने का अनिवार्य हिस्सा था। नंदू बाहर से लौट आया। उसके आते ही कमरा हवा के शीतल झोंके से भर गया। उन्होंने प्यार से बुलाया, नंदू बेटे। मंत्रोच्चार जैसे पवित्र स्वर स्पर्श सुनकर नंदू ने बेहद कोमल आंखों से मां को देखा। लगा कि मां उसे कोई बहुत अच्छी बात बताने जा रही है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।